नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर पत्र सूचना कार्यालय एनालिसिस या फिर विश्लेषण। चलिए आज बात करेंगे जो हमारे टॉप 6 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है जो नीति आयोग लेके आया है। उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स को देखेंगे किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इज अ वेरी गुड पैरामीटर तो और एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। और भारत अगर विश्व गुरु बनना चाहता है, अगर अपने आप को बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहता है इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज अब हम पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को काफी ज्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत है। साथ ही साथ इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल भी जानेंगे, कुछ संवैधानिक प्रावधान के ऊपर भी हम इसमें बातचीत करेंगे। दूसरा समझेंगे ग्रीन टर्म लोन क्या होता है, क्या है ग्रीन लोन, ग्रीन टर्म लोन, ग्रीन बॉन्ड, इन सब चीजों को हम जानेंगे। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी सेक्शन से है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो बेसिकली जब कोरोना आया था 2020 मई के अंदर में, तब सरकार इस स्कीम को लेके आई थी टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द एमएसएमईज एंड वेरियस अदर सेक्टर्स एंड स्मॉल प्लेयर्स। तो उसकी मदद के लिए अब इसमें कुछ हलचल हुई है, कुछ इसमें न्यूज आई है, इसको देखेंगे। फोर्थ हम बात करेंगे सेक्रेड पोर्टल के ऊपर में। आपको मालूम है एल्डरली पॉपुलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है। अब बहुत सारे स्टार्टअप्स को भी इसमें लगाया जा रहा है कि एल्डरली पॉपुलेशन को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ सेशन में हमने एक टोल फ्री नंबर के ऊपर में बातचीत की थी एल्डरली पॉपुलेशन के लिए। सेज हमने स्कीम देखा था अपने पीआईबी एनालिसिस के सेशन में। और आज हम बात करेंगे सेक्रेड पोर्टल के ऊपर। तो सेक्रेड की फुल फॉर्म क्या होगी, पोर्टल क्या करेगा, कितनी लागत से है, कौन मिनिस्ट्री इसमें काम कर रही है, सब इसमें देखेंगे। फिफ्थ अगेन एक फिर से मैंने रिवाइजिंग सेशन ले लिया है क्योंकि प्रीलिम्स आपका नजदीक है और भी कुछ दूसरी परीक्षाएं हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज वगैरह, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसमें ये सारी स्कीम आपसे पूछी जा सकती हैं। तो पीएम पोषण स्कीम मुझे थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, राइट, क्योंकि मिड डे मील स्कीम को एक तरीके से नाम चेंज किया गया है। तो मिड डे मील स्कीम अपने आप में बहुत अहमियत रखता है, उसकी वजह से संसद में बहुत बार डिबेट हुए हैं, बहुत कुछ उसमें पॉलिसीज चेंज करने पड़े हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो क्यों ना एक रिवाइजिंग सेशन फिर से रख लिया जाए। जो व्यूवर्स हमारे इसको लगातार फॉलो करते आ रहे हैं तो उनका रिवाइज हो जाएगा, और जो नए बंदे जुड़े हैं उनको थोड़ी सी आइडिया मिल जाएगी कि हाँ करना कैसे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और जो नए नए जुड़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, एक दरख्वास्त है कि आप बने रहें, शेयर करें दोस्तों को जितना हो सके। आप लगातार बने रहेंगे, हम बिल्कुल बढ़िया सीरीज आपके लिए मंडे टू सैटरडे लेके आएंगे, राइट। शाम के 3 बजे डायरेक्ट ये रिलीज हो जाता है। सिक्स्थ बात करते हैं साइक्लोन गुलाब के ऊपर पे। साइक्लोन गुलाब क्या है, तो बेसिकली गुलाब किसी को देना भी अब अपने आप में एक आपदा है, ये खुद पाकिस्तान बता रहा है, राइट। सेवंथ हम बात करेंगे एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक हल्की सी, मैं पहले ही आपको बता दूं कि आज थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है, हल्का बुखार भी है, हल्का फीवर भी है, थोड़ा वॉइस लो रहेगा, वो एनर्जी और उस तरीके की मतलब बात नहीं रहेगी, तो उसके लिए क्षमा मांगता हूँ पहले से ही। पूरी कोशिश करूंगा अपना एफर्ट देने की, राइट। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस जो नीति आयोग लेके आया है। अब इसमें देखिए आपको जानना क्या है, सबसे पहली बात तो हेल्थ सेक्टर को आपको समझना है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है भारत के अंदर में, उसकी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की गई है। ये रिपोर्ट रिलीज किसने की, तो ये रिपोर्ट रिलीज की है नीति आयोग ने। रिपोर्ट का नाम क्या था, टाइटल नेम था रिपोर्ट का, बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। अब ये रिपोर्ट जो है ये कोलैबोरेशन में बनाई गई है, किसके कोलैबोरेशन में, दिस इज एन आउटकम ऑफ द कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो जो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय है और जो WHO है, हु मतलब WHO, राइट। तो WHO जो है उनके कोलैबोरेशन में इस रिपोर्ट को लाया गया है, रिलीज नीति आयोग ने किया है। अब जाहिर सी बात है रिपोर्ट है तो डेटा भी होगा, बिना डेटा की रिपोर्ट बनती कहाँ है, राइट। फैक्ट्स डेटा तो आपको चाहिए ही चाहिए, इसी के ऊपर तो आप बात करोगे ना, लॉजिकल माइंड तो इसी के ऊपर रिलाई करता है। तो इसमें सारा जो डेटा वैलिडेशन का जो काम था कि ग्राउंड लेवल से सारा डेटा उठा के ला के रखना, मैं आपको स्टेटस भी बताऊंगा थोड़ी देर में, 2 मिनट में हम उस पर आ रहे हैं स्टेटस के ऊपर पे। तो जो ये सारा डेटा का काम इसमें किया है नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये वो बोर्ड है, और ये बोर्ड जो है कहाँ पे बिलोंग करता है, किससे, ये एक संस्थान है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे ये बिलोंग करता है। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसका जो पूरा मसौदा तैयार किया गया, जो रिपोर्ट तैयार की गई, तो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे उनको छोटे अस्पतालों में बांटा गया। छोटे अस्पताल जिसमें मतलब 200 बेड जिसके अंदर हैं वो छोटे अस्पतालों में काउंट किए जाएंगे। 200 का मतलब है 150 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, मतलब 0 से 200 की रेंज में अगर आपके पास बेड्स हैं, यू आर काउंटेड इन द कैटेगरी ऑफ स्मॉल हॉस्पिटल्स। उसके बाद अगर आप 200 से 300 की रेंज में आते हैं तो मिड साइज हॉस्पिटल है, और 300 से ज्यादा बेड आपके पास है तो फिर आप बड़े हॉस्पिटल हैं, राइट। अब इसमें स्टेटस पे अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है दोस्तों, वो रहता है बेड्स पर पॉपुलेशन। अब रिपोर्ट में ये सामने आया कि औसतन 1 लाख लोगों पर 24 बेड्स है भारत के अंदर में।
ये सब चीजें आप ऐसे वगैरह में लिख सकते हैं। प्रीलिम्स के बाद मेंस भी है, और ऐसे में अगर हेल्थ केयर का कोई इशू आ रहा है, हेल्थ केयर से कोई टॉपिक आ रहा है, सोशल इश्यूज आ रहा है, उन सब चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें 1 लाख लोगों पर 24 बेड्स हैं भारत के अंदर में, जबकि WHO कितना रिकमेंड कर रहा है? WHO रिकमेंड कर रहा है 5 हॉस्पिटल बेड्स फॉर एवरी 1000 पीपल। एक्स्ट्रापोलेट करूं तो 500 बेड वो रिकमेंड करता है, लेकिन अपने पास कितने हैं दोस्तों? अपने पास मात्र 24 हैं। होने कितने चाहिए थे? 500 होने चाहिए थे। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ही स्टार्क है, राइट, ब्लीक है। इसके बाद डॉक्टर टू बेड रेशियो में अगर हम देखें तो 707 जिलों जिनको असेस किया गया उसमें यह बताया गया कि 27% ही डॉक्टर टू बेड के रेशियो के टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं। मतलब हर 100 बेड्स के लिए 29 डॉक्टर अवेलेबल है, ये वो टारगेट है, राइट। और स्टाफ नर्सिस की अगर हम बात करें तो 88 अस्पताल जो है 760 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में वो इस टारगेट को अचीव कर रहे हैं, बाकी नहीं कर पा रहे हैं। बेड ऑक्यूपेंसी में अगर हम बात करें तो 707 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो अस्पताल है उसमें से 182 अस्पताल ही 90% से ज्यादा की बेड ऑक्यूपेंसी रखे हुए हैं। मतलब अस्पतालों में बेड्स भी खाली हैं और लोगों को बेड्स मिल भी नहीं रहे हैं। तो कितना मतलब एक तरीके से आयरनिकल सिचुएशंस है, आप समझ सकते हैं। आप एम्स की तरफ जाके देखिए एक बार कि वहाँ क्या हालत रहती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम एंगल देखें माफ करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम एंगल देखें तो ये सारा जो पूरा स्वास्थ्य रिलेटेड सैनिटेशन, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज वगैरह, ये सब का सब किस लिस्ट के अंदर में आता है? तो ये आता है राज्य सूची के अंदर में। किस सूची के अंदर में आता है? राज्य सूची। मतलब राज्य इसकी मैनेजमेंट, इसकी डिलीवरी सर्विस, मतलब बढ़िया सर्विस के लिए पूरी तरीके से राज्य जिम्मेदार है। तब आप कहेंगे कि फिर केंद्र सरकार क्यों बढ़ चढ़ के बाहर आके हेल्थ के लिए मतलब आगे स्कीम्स निकाल रही है, जैसे कि आयुष्मान भारत निकाला, नेशनल हेल्थ मिशन निकाला, अभी डिजिटल हेल्थ ID कार्ड की बात कर रहे हैं, ठीक। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब काम दायित्व तो सिर्फ सरकारी मतलब राज्य सरकार का है तो केंद्र सरकार क्यों आ रही है? तो देखिए, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बज सकती है, ये बात आप समझते हैं ना। तो क्या होता है, राज्य को भी अगर काम करना है तो सेंटर की मदद लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वो काम नहीं कर पाएंगे। सेंटर की मदद जैसे कि आपके फंड्स के लिए, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्लानिंग के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि स्टेट इज नॉट मतलब हेल्थ इज नॉट अ स्टेट सब्जेक्ट, इट इज अ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक से रिलेटेड है, राइट। अगर मैं बिहार साइड से हूँ और आज दिल्ली में अपनी गुजर बसर कर रहा हूँ, ठीक, तो क्या है कि अब तो बिहार वाले बोलेंगे कि तू तो दिल्ली चला गया, तेरे बारे में हम नहीं सोचते हैं। दिल्ली वाले बोलेंगे तुम बिहार के हो, तुम बिहार जाके करो। तो इसमें तो मतलब सारा डावाडोल हो जाएगा ना। तो एक मतलब एक अच्छी तरीके से एक अलाइनमेंट होना जरूरी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। साथ ही साथ वैसे अगर एग्जाम में, परीक्षा में आया कि हेल्थ किस स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट में आता है, तो आपको स्टेट लिस्ट पे ही टिक करना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सेंटर भी इसमें काम करती है बाय यूजिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। फिर कंकरेंट लिस्ट के तहत ये सारे काम किए जाते हैं, जैसे प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, फंडिंग, ये सारा कंकरेंट समवर्ती सूची, उसके तहत इस पे काम किए जाते हैं। तो ये था डिस्ट्रिक्ट वाइज परफॉर्मेंस, रिलीज्ड बाय हूँ? रिलीज्ड बाय नीति आयोग। आगे बात करते हैं, ये बहुत अच्छा इन्फोग्राफिक है, आप देख लीजिएगा। अच्छा, ध्यान रखना इसमें सब कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर को लेकर बात की गई है, सेकेंडरी और टर्शियरी पे इस पे बात नहीं की गई है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रीन टर्म लोन के ऊपर पे। ग्रीन टर्म लोन को समझते हैं दोस्तों। एनटीपीसी है, उसकी एक सब्सिडरी है, दैट इज एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, एनटीपीसी REL। हमने पिछले कुछ सेशन में, मुझे याद आ रहा है कि हमने इस पे बात की थी। एनटीपीसी जो है भारत का सबसे बड़ा लोकल सोलर पार्क जो है कच्छ में स्टैब्लिश करने जा रहा था। उसी से रिलेटेड अब ये खबर आई है एनटीपीसी REL से रिलेटेड कि अब ये इन्होंने अपना पहला ग्रीन टर्म लोन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इन राजस्थान एंड गुजरात, वो इन्होंने साइन कर दिया है, ठीक। अब इसमें दो चीजें समझ में आती है, ग्रीन टर्म लोन। अब टर्म का मतलब तो आप समझते ही हैं, अवधि, राइट, टेन्योर। ग्रीन और लोन को समझना जरूरी है। ग्रीन लोन क्या होता है? ग्रीन लोन एक इस तरीके का फाइनेंस होता है जिसमें मतलब ग्रीन प्रोजेक्ट्स को लेकर फाइनेंसिंग की जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो एनवायरमेंटल सपोर्ट में है और एनवायरमेंट को बूस्ट करने के लिए है, और आपको उस काम के लिए फंडिंग चाहिए, आपको पैसे चाहिए, तो यू कैन take that fund or that kind of a money in the category of green loan, right। तो ग्रीन लोन पे वो काम आता है। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे? ग्रीन लोन जितना भी जाएगा आगे, मान लीजिए मैंने भी ले लिया, आपने भी ले लिया, किसी और ने भी ले लिया, ठीक है, ग्रीन लोन हम सब लोगों ने अगर लेना स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा कि ग्रीन प्रोजेक्ट्स एक तो प्रमोट होंगे नेशनल लेवल पे। दूसरा क्या होगा कि कॉर्पोरेट वैल्यू जो होगी इसकी बढ़ेगी,
तीसरा क्या होगा, अगर ये चीजें बढ़ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है पब्लिक कहीं ना कहीं इससे सहमति रखती है, पब्लिक उम्मीद करती है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है तभी तो बढ़ रहा है ना, अदरवाइज तो सोसाइटी में बढ़ने की हिम्मत उसी की होती है जिसको सोसाइटी पसंद करती है, जिसको नहीं पसंद करती वो बढ़ ही नहीं पाता। ठीक, उसके बाद फिर क्या होगा कि सरकार ने भी कुछ दिनों पहले एनजीओ पे नकेल कसी, फिर कॉर्पोरेट्स को बोला देखो भाई तुम सीएसआर वगैरह नहीं कर रहे हो, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको करना पड़ेगा, और वो करने के लिए फिर आपको मतलब कुछ उसके लिए क्राइटेरिया बनाया गया, तो ये उस चीज को भी फुलफिल करेगी कि कॉर्पोरेट बाहर आगे बढ़ चढ़कर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मदद करे, टारगेट्स को अचीव करे, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉल्यूशन वगैरह और जो ये एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो इन्हीं के द्वारा देखा जा रहा है। ठीक, और धीरे धीरे फिर जो सोसाइटी है वो एक ग्रीन सोसाइटी की तरफ आगे मूव करेगी। तो ये इससे कुछ मिलते जुलते जो है कुछ इससे बेनिफिट्स हैं। ग्रीन हाउस गैस जो रिडक्शन, गैस में जो रिडक्शन है, उनके जो एमिशंस है वो भी कम होंगे। ठीक, तो बहुत कुछ इसमें बेनिफिशियल चीज़ें हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, जैसे कि ग्रीन बॉन्ड्स। अब ये एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, जो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से आपको फॉलो करना है, एग्जाम में आप मार नहीं खाएंगे। ठीक, तो ग्रीन बॉन्ड क्या है, ग्रीन बॉन्ड एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कैपिटल रेज किए जाते हैं बाय फंडिंग द ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, अब इसमें ये ग्रीन बॉन्ड में क्या क्या आ जाता है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, क्लीन एनर्जी हो गई, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, क्लीन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो गए, तो इस तरीके की चीजें इसके अंदर आती हैं। फिर आता है ईएसजी फंड। ईएसजी का क्या मतलब है, एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस फंड। तो एक ईएसजी भी बनाया गया है, ये एक तरीके का म्यूचुअल फंड है। अब इसमें आपको एसआईपी वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल किस लिए, फॉर एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, राइट। तो इसमें सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग करने की, यानी लोगों को प्रोत्साहित करने की बोली जाती है कि आप कीजिए, या इन्वेस्टर्स जो है उनको बोला जाता है कि आप आइए, आप इन्वेस्ट कीजिए, इससे एनवायरमेंट भी अच्छा होगा, आने वाली जनरेशन को काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा। ठीक, तो ग्रीन टर्म लोन ये रिलेटेड है। तीसरे पे आते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो देखिए क्या था, मैंने आपको पहले भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत मई 2020 में कोरोना वायरस आया, सरकारों ने लॉकडाउन लगाया, मतलब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया, मई 2020 की बात कर रहा हूँ मैं। अब क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस देखने को मिला बहुत सारे सेक्टर्स में। उन सेक्टर्स में जो डिस्ट्रेस थे उनकी मदद के लिए सरकार ने क्या किया, एक स्कीम लेके आई, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अब इसको एक्सटेंशन मिल गया है कि ये मार्च 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, या फिर 4.5 लाख करोड़ रुपए का जो असिस्टेंस है वो, जो गारंटेड अमाउंट है वो, ठीक, कोई भी इनमें से पहले हो जाए वो उस पर हम कर देंगे। ठीक है, अब ये लाया किस लिए गया है कि ऑब्वियस सी बात है, आप अगर क्रेडिट दे रहे हैं तो किसको देंगे, तो जो डिस्ट्रेस सेक्टर्स थे जैसे कि एमएसएमई हो गया और भी दूसरे अदर सेक्टर्स, तो उनको पूरी तरीके से हेल्प की जाएगी। पूरा जो 100% गारंटी कवरेज है वो कौन देखेगा, वो देखेगा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, राइट। और साथ ही साथ इसमें बैंक्स और जो एनबीएफसीज हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वो भी इसमें लोन मुहैया कराएगी। तो ये एक तरीके का बहुत ही मतलब सही है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। इसको थोड़ा एक्सटेंशन मिला है क्योंकि अभी भी कोरोना वायरस का इम्पैक्ट उतना बेटर नहीं हुआ है। हालांकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ दोस्तों, दो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। अगर मैं इकोनॉमिक पैरामीटर पे बात करूं तो भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सुधरने लगे हैं। भारत के एक्सपोर्ट्स जो है, मैं ये तो नहीं कहूँगा बढ़ने लगे हैं, लेकिन सुधरने लगे हैं, ये आंकड़े सुधरने लगे हैं। इकोनॉमी जो है रिवाइव कर रही है, कोशिश कर रही है, जूझ रही है, लड़ रही है, फाइट बैक कर रही है। लेकिन जॉब्स की अगर मैं देखूं सीएमआई के डेटा के अकॉर्डिंग, तो ये इसके साथ कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आने वाले समय में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी लगेगा, जब हम ट्रैक पे आ जाएंगे, ठीक, तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ तो दिखेगा लेकिन जॉब्स नहीं देखेंगे, और उससे रिलेटेड कोई भी पॉलिसी सरकार के पास अभी नहीं है। हालांकि एपरल सेक्टर में पीएलआई स्कीम टेक्सटाइल वगैरह के लिए लेके आए हैं तो उससे कुछ हो सके, लेकिन फिर भी उतना लेवल पे जॉब्स का क्रिएशन होना नहीं दिखेगा। तो टोटली ये जो है बिल्कुल कट आउट चीजें हैं। दूसरी बात, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, दूसरे जो अलग अलग देश है, सिंगापुर, ये दे आर लुकिंग फॉर लेबर्स। इनको चाहिए, ये स्ट्रगल कर रहे हैं वहां पर कि इनको लेबर मिल नहीं रहे हैं। भारत के पास ह्यूज सरप्लस है लेबर का, लेकिन जॉब्स भारत में मतलब पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर जॉब्स। ले ऑफ्स कितने सारे देखने को मिल रहे हैं, सैलरीड पीपल को निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये ये सारी चीजें हैं जो ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे आंकड़े और ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग अलग खेल खेलते हैं। ठीक, बहरहाल इस पे बात करते हैं। इस स्कीम में एलिजिबल कौन कौन होंगे, या तो आपके पास 29 फरवरी 2020 में 50 करोड़ का क्रेडिट हो, या फिर आपका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ का हो, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ 1 अगस्त 2020 को सरकार ने और मदद करने के लिए इसमें जो अमाउंट देने वाली बात थी, 4.5 लाख करोड़,
तो बोला उसमें 3 लाख करोड़ का इन्होंने इजाफा किया, उसके अपर सीलिंग को थोड़ा सा डबल किया ताकि लोगों की और ज़्यादा मदद हो सके, और कुछ और जो प्रोफेशनल्स इसमें लेके आए जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह वगैरह, इन सबको लेके आए। अब इससे बेनिफिट तो आप समझ ही गए होंगे कि बेनिफिट क्या होगा। एक तो जो डिस्ट्रेस सेक्टर है उनको मौका मिलेगा कि वो अपने आप को रिवाइव कर सके, अपने बिजनेस को रीस्टार्ट कर सके, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक, तो इस स्कीम से क्या होने वाला है कि अर्थव्यवस्था पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, रिवाइव हो सकता है, हम ट्रैक पे भी आ सकते हैं। बट द रियल क्वेश्चन इज बिहाइंड द रियल क्वेश्चन इज स्टिल बिहाइंड द जॉब्स क्रिएशन, कि जॉब्स कहाँ क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, अगले पे बात करते हैं सेक्रेड पोर्टल। सेक्रेड पोर्टल पे पहले सबसे पहले इसका संधि विच्छेद कर लेते हैं, इसका जान लेते हैं पूरा नाम है क्या। सीनियर एबल सिटीजन्स फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, ये है सेक्रेड पोर्टल। किसने डेवलप किया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको डेवलप किया है। 1 अक्टूबर को आपको मालूम है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन जो है ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या था इस बार का? डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। अब इसमें क्या होगा, की पॉइंट्स क्या है? ऐसे व्यक्ति जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं और जॉब्स की तलाश में है तो वो अपने आप को इस पोर्टल पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, उनको जॉब्स में, वर्क अपॉर्चुनिटीज में मदद मिल सकेगी। राइट, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन पीपल होते हैं उनमें से कई लोग जो रिटायर हो गए, जैसे मान लीजिए रिटायर हो गए, तो अब आपको पास काम करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आप चाहते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई 35 साल की सर्विस करके आया है, मान लेते हैं दिल्ली पुलिस का कोई बंदा है, उसने 35 साल की सर्विस की है, रिटायर हो गया है। अब क्या है उसके पास 2 ऑप्शन, या तो आराम से जिंदगी जिए, मस्त मजे करे, बच्चे बच्चे सब सेटल है, या फिर काम कर लें। अब है क्या कि दिल्ली पुलिस में है, भागदौड़ की है, 35 साल तक लगातार ड्यूटी पे, सुबह 8 बजे उठ के ड्रेसअप होके आना जाना, फिर घर पे आना, फिर मतलब जाना, अपने मतलब एक अलग एनवायरनमेंट में रहना। ठीक है, ये सारा कुछ उन्होंने किया है, तो बॉडी क्या कर लेती है, 35 साल के लिए वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेती हैं। तो स्टार्टिंग में रिटायरमेंट के बाद ना इंसान बड़ा खाली खाली सा महसूस करता है, यार क्या करूं, करने को तो कुछ है ही नहीं, पहले तो उठने का एक कारण भी होता था, अब किस लिए उठूं सुबह सुबह। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं यार कुछ और काम ढूंढा जाए, कुछ और किया जाए, मतलब उनकी जो इच्छा होती है वो मरती नहीं है काम करने की। तो ऐसे लोगों के लिए ये पोर्टल लाया गया है जिससे वो अपने जो भी मतलब जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पोर्टल में जॉब्स ही नहीं मिलेगी बल्कि उनको स्किल्स भी सिखाई जाएंगी वगैरह वगैरह करके। इस पोर्टल को पूरा डेवलप करने के पीछे का जो अमाउंट वगैरह है ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उतना इंपॉर्टेंट वगैरह नहीं है। ठीक, अब आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में जो एल्डरली पॉपुलेशन की जनसंख्या है वो तेजी से बढ़ेगी, लगभग कितनी, तो 2050 तक 319 मिलियन एल्डरली पीपल हो जाएंगे। ये LASI की स्टडी है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया। कुछ और इनिशिएटिव जैसे हमने देखे थे कि टोल फ्री नंबर 14567 सीनियर सिटीजन्स के लिए लाया गया है, ये नंबर ध्यान रखिएगा, और कुछ UN के रेजोल्यूशन पेपर में आ सकते हैं, सिविल सर्विसेज में नंबर देके पूछ लेंगे। उसके बाद फिर सेज सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन पोर्टल, इस पे भी हमने पिछले अपने कुछ सेशंस में, PIB की ही सेशंस में हमने इस पे बातचीत की है, तो अब उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सेक्रेड पोर्टल है क्या और ये क्या काम कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा अपना रिवाइजिंग सेशन, PM पोषण स्कीम। तो PM पोषण स्कीम में क्या है कि जो कैबिनेट है उन्होंने PM पोषण स्कीम को अप्रूव कर दिया है, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम को अप्रूव कर दिया है। जो पहले ये किससे था, मिड डे मील स्कीम के नाम से आना जाता था, अब इसको रिप्लेस किया जाएगा। ठीक, और ये कितने सालों के लिए चलाया गया है, तो इनिशियल फेज में ये 5 सालों के लिए रन किया जाएगा, 2021 से 2025। इस स्कीम में क्या होगा, लगभग लगभग क्लास 1 से क्लास 8 तक के 11.8 करोड़ जो स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनको कवर अप किया जाएगा, और 11.2 लाख स्कूल्स इसमें कवर अप होंगे। साथ ही साथ प्री प्राइमरी स्कूल के लिए, यानी कि प्राइमरी स्कूल से पहले, प्ले स्कूल जैसा, तो बाल वाटिका वगैरह जो है चलाई जाएगी। बाल वाटिका आप जानती हैं, बच्चों को थोड़ा पहले सिखाया जाता है कि देखो बच्चों कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे फॉर्मल सिस्टम में रहना है, फॉर्मल एजुकेशन लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमने न्यूट्री वाटिका, पोषण वाटिका पे भी बात की थी, तो पोषण वाटिका भी इसमें, उसको इसके तहत उसमें प्रमोट किया जाएगा। फिर तिथि भोजन है कि कोई अगर स्पेशल डे है तो वहाँ पे स्पेशल खाना बच्चों को दिया जाएगा। पूरी कोशिश रहेगी कि बच्चों का जो हेल्थ है वो बढ़िया रहे। फिलहाल मेरा थोड़ा सा भी खराब है, आज थोड़ा वायरल वगैरह बहुत चल रहा है। ठीक है, तो बच्चों का थोड़ा हेल्थ है वो सही रहे, उनका BMI, वेट, हेमोग्लोबिन लेवल बढ़िया रहे, क्योंकि जो आप देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी, भारत की रैंक थी 94 आउट ऑफ 107। तो कहीं ना कहीं सरकार अब इसमें कदम बढ़ा रही है, तो एक शक्ति निर्माण करने की बात इस स्कीम के तहत कही गई है। ठीक है, बाकी जानकारी आप इसमें देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, आंकड़े वाकड़े हैं, मोटा मोटी मैंने आपको बता दी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, ठीक, कि इसमें
बच्चों के एज ग्रुप को थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और ये सारा मतलब ये रहा, फूड नॉर्म्स वगैरह पूरा लाया गया है प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए और अपर प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए। बनेगा स्वस्थ भारत। नेक्स्ट हम आज की आखिरी टॉपिक पे बात करते हैं, साइक्लोन गुलाब। तो ये नाम किसने दिया है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ऐसी हरकत करता ही है, आपदा को भी गुलाब बता रहा है यार, मतलब खैर सही बता रहा होगा शायद। इट अफेक्टेड द कोस्ट ऑफ साउथ ओडिशा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश। अगर हम WMO को देखें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और उसकी गाइडलाइन को देखें, राइट, तो जिस भी देश में कुछ भी अगर चक्रवात वगैरह आते हैं तो उनको नाम देना जरूरी रहता है, तो इसलिए इनको नाम दिया गया है। नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पे बनते हैं। अब इस रीजन में 13 मेंबर्स हैं। 13 मेंबर्स में कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE एंड यमन। अब IMD जो है वो वर्ल्ड के 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स में से एक है। तो वो ये कहता है कि जो नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन है उसमें जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी, नाम सब जारी करना जरूरी है। और IMD किस डिपार्टमेंट के अंदर में आता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। IMD आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर में। तो साइक्लोन गुलाब जो है ये तीसरा साइक्लोन है 21वीं सदी का, जो कि ईस्ट कोस्ट में सितंबर में आया था। 2018 में साइक्लोन दाए आया था, 2005 में साइक्लोन प्यार आया था, राइट। तो गुलाब प्यार क्या चल क्या रहा है इधर समझ में नहीं आ रहा। टिपिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन डेवलप during the pre-monsoon and post-monsoon May, June, October, November are known to produce cyclones and severe intensity that affects the Indian coast। तो IMD ने इसको लेके कुछ क्लासिफिकेशन भी कर रखी है कि मैक्सिमम सस्टेन सरफेस विंड स्पीड जो जनरेट करेगा तो उसके हिसाब से हम इसे रखेंगे कि सीवियर कैटेगरी में है कि नहीं है। नोट वगैरह पे इनकी जो है कैलकुलेशन की जाती है। एक नोट में कितने किलोमीटर पर आवर होती है स्पीड? दैट इज एक नोट में 1.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। ये थोड़ा सा कन्वर्जन वगैरह ध्यान आपको रखना है। साइक्लोन गुलाब को सीवियर कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर की दिखाई गई थी, ठीक। 2020 में कितने साइक्लोन्स ने भारत को हिट किया था? एक था ताउते, यस, निसर्ग, अम्फन, ये सारे जो थे इन्होंने 2020 में भारत में आके दस्तक दी थी। सो दिस इज द साइक्लोन गुलाब। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब बात करते हैं MCQs पे। तो हमने जो 3 सवाल आपसे पूछे थे पिछले सेशन में उसका जवाब देने का समय आ गया है कि पंचायती राज में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल को कौन, यानी पंचायती राज को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइन करता है? सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आर्टिकल 243। दूसरा अगर हम देखें तो कौन से ऐसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 2021 का? तो वो है जापान। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे शिंजो आबे, उनको दिया गया था, ठीक है, पब्लिक फिगर में। निपा वायरस के ऊपर 2 स्टेटमेंट थे। पहला, ये जूनोटिक वायरस है, बिल्कुल सही है। दूसरा, फ्रूट बैट्स कॉमनली नोन एज फ्लाइंग फॉक्स, फ्रूट बैट्स को फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। आर कंसिडर्ड टू बी अ नेचुरल रिजर्वायर ऑफ द वायरस, बिल्कुल यार इन्हीं की वजह से तो हुआ, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। वैसे एक अलग से जानकारी दे देता हूँ, बैट जो है ना 20 घंटे सोता है। हम लोग कितने घंटे सोते हैं? आइडियली टाइम 6 से 7 घंटे। कुछ और लोग हैं जो 10-10 घंटे सो जाते हैं, वो अलग बात है। और जो घोड़ा है वो 3 घंटे सोता है। ये कुछ ऐसे फिगर्स हैं जो मैं आपको थोड़े थोड़े बता देता हूँ, ठीक। आज के 3 सवाल आपके लिए रेडी हैं दोस्तों। सबसे पहला है, ग्वादर पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा सवाल, ठीक। दूसरा, इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर है ट्री इकोसिस्टम में, वो क्या है? अपराइट है, इन्वर्टेड है, दोनों है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तीसरा, कॉल मनी की क्या डेफिनेशन है? ये एक लोन होता है 1 दिन के लिए, या लोन होता है 100 दिन से ज्यादा के लिए, लोन होता है 15 दिन से ज्यादा के लिए, या लोन होता है 365 दिन के लिए? तो कॉल मनी की डेफिनेशन क्या इसमें हो सकती है? बहुत ही बेसिक से सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक। पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज ऑन है दोस्तों, एनरिच कंटेंट है, रेगुलर स्टडी है। आइए खुद को एनरोल कीजिए, दोस्तों को भी कराइए। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए बनाए गए हैं। लिंक पर क्लिक कीजिए, खुद को एनरोल कीजिए, और अगर कोई है साथी वगैरह तो उनको भी एनरोल कराइए, बता सकते हैं। बहुत बढ़िया सर्विसेज है आपके लिए। एंड दिस इज द रामबाण इलाज स्टडी मटेरियल है। यहाँ पर करंट अफेयर्स है विद रेगुलर अपडेट्स, द हिंदू की रेगुलर एनालिसिस है, डाउनलोडेबल PDF है, एग्जाम एनालिसिस है, और लॉट्स ऑफ MCQs फॉर प्रैक्टिस ओनली ऑन civils.pteducation.com। हम इसी तरीके से मिलेंगे दोस्तों। अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर। नमस्ते, जय हिंद।